नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर मैं करा रहा था और चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग को दिए जा रहे थे। तो कुछ प्रश्न आपके अगला चैप्टर आपका बाकी रह गया था, विश्व इतिहास के कुछ विषय। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। पूरा बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री, विशेष रूप से मैं पीजीटी बात करूंगा, पीजीटी हिस्ट्री, ठीक है, और ईएमआरएस, ठीक है। तो यह पूरा एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल तैयार है। आप लोग को क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी की पीडीएफ आप लोग को मिलेगी, टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में मिलेगी, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगी और हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिलेगा। और ये जो पूरा चार्ज था यह 799 रुपया था, लेकिन अब यह 50% डिस्काउंट पर अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 399 रुपये में दे रहा हूं। तो समय मत गंवाइए और पूरा का पूरा नोट्स, पूरा क्वेश्चन आंसर पूरा ले सकते हैं। एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट मटेरियल मैं आप लोग को दे रहा हूं। तो जिनको भी चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय, और जो चैप्टर है वह आज आपका यायावर साम्राज्य, जो मंगोल साम्राज्य है उसे संबंधित यह प्रश्न आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसे देख लेते हैं। आप जानते हैं यह जो आपका चैप्टर है यह क्लास 11 हिस्ट्री का यायावर साम्राज्य है। यायावर साम्राज्य का मतलब मंगोल साम्राज्य से संबंधित है। जो चंगेज खान का आक्रमण हुआ था, चंगेज खान संबंधित, या मंगोलों ने किस तरह से अपना राज्य खड़ा किया, एक चारावासी जाति, एक खानाबदोश जाति ने किस तरह से अपना राज्य फैलाया, वह इस चैप्टर में आपका क्लियर होगा। और क्वेश्चन इसका मैं लिखित नोट्स आप लोग को दे चुका हूं, इसका लेक्चर भी करा चुका हूं। मैं इस अध्याय में मैं सिर्फ अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को कराऊंगा ताकि आपका देश बहुत ज्यादा मजबूत हो सके। ये एमआरएस और बीपीएससी पीजीटी के लिए बहुत ही बढ़िया बेस्ट मटेरियल है, और न कि एमआरएस और बीपीएससी बल्कि हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एनसीईआरटी की सीरीज है। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। आइए शुरुआत करते हैं। यायावर साम्राज्य से आप क्या अभिप्राय है? यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। यायावर का मतलब ही होता है खानाबदोश, घुमक्कड़, ठीक है। तो यायावर साम्राज्य से क्या अभिप्राय है, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है। साम्राज्य भौतिक स्थिति का द्योतक है। साम्राज्य क्या है? एक भौतिक स्थिति का द्योतक है, किस तरह से अपना साम्राज्य खड़ा करना। और यह कौन सी जाति थी? ये घुमक्कड़ जाति थी। प्रश्न 2 देखिएगा, चंगेज खान को समुद्री खान की उपाधि क्यों दी गई थी? देखिए, यायावरों में या मंगोलों में सबसे बड़ा महान शासक अगर कोई रहा है, सबसे बड़ा साम्राज्य निर्माता अगर कोई रहा है तो चंगेज खान रहा है, ठीक है। चंगेज खान ने जमुका, अब देखिए चंगेज खान को समुद्र खान की उपाधि क्यों दी जाती है? चंगेज खान ने जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित किया। यह स्थानीय जातियां थीं, जमुका और नेमन, यह स्थानीय जातियां थी जिसको चंगेज खान ने पराजित किया था। इसीलिए इसको समुद्र खान की उपाधि दिया गया था, इतना बड़ा उपाधि, क्योंकि उसने जमुका और नेमन लोगों को पराजित किया था। वह स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होने के रूप में उभरा। स्टेपी क्षेत्र क्या है? ये घास का मैदान है। तो चंगेज खान क्या था? मंगोल था। और मंगोल कहाँ के थे? मंगोलिया के थे। मंगोलिया कहाँ है? वह एशिया में है, और एशिया यूरोप में सबसे बड़ी यह घास का मैदान होती है, स्टेपी घास का मैदान, ठीक है। तो स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में चंगेज खान उभरा, ठीक है। प्रश्न 3 देखिएगा। प्रश्न 3, विजित प्रदेश के लोगों को यायावर शासकों ने, विजित प्रदेश के लोगों को यायावर शासकों से लगाव नहीं था, क्यों और कारण बताइए। मतलब यायावरों ने, मंगोलों ने जिन राज्यों को जीता था, यायावर का मतलब मंगोल समझिए, ठीक है, खानाबदोश जाति मंगोल के बारे में है। तो विजित प्रदेश के लोगों को यायावर शासकों से लगाव नहीं था, क्यों और कारण बताइए। मतलब जो मंगोल थे जिन राज्यों पर जीतते थे, ठीक है, वह उन लोगों से उनका लगाव नहीं था। मतलब वहां के लोगों को यायावरों से लगाव नहीं था, खानाबदोशों से, मंगोलों से लगाव नहीं था। क्यों लगाव रहेगा भाई? क्योंकि यह बहुत ही उत्पाती खानाबदोश जाति थी, बहुत ही उत्पाती खानाबदोश जाति थी। वह बहुत क्रूर और निर्दयी थी, केवल मारने काटने की बात करती थी। चंगेज खान ने लाखों लोगों को मरवाया था, लाखों कत्लेआम किया था चंगेज खान, और क्या बोलते हैं यह तैमूर, ठीक है।
यह ऐसे लोग थे, यह आताताई नरपिचास लोग थे जिन्होंने लाखों लोगों को मरवाया, और जब लाखों लोगों को वह मारते थे तो वह इतना भी ध्यान नहीं रखते थे कि कौन महिला है कौन बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चों को भी मार देते थे। यह बहुत ही बर्बर जातियां थे, यह मानवता और इंसानियत के शत्रु थे ये लोग। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि विजित प्रदेश के लोगों को यायावर शासकों से लगाव नहीं था, क्यों? कारण बताइए, बताइए क्या लगाव रहेगा। ठीक है, युद्धों में नगरों को नष्ट करना, तो यायावर जो थे, खानाबदोश जातियां जो थी, वह युद्धों में नगरों को नष्ट कर देती थी, कृषि भूमि को हानि पहुंचाती थी, खेती को हानि पहुंचाती थी। ठीक है, व्यापार को नष्ट कर देती थी और व्यापक स्तर पर नरसंहार करती थी। ठीक है, प्रश्न 4, गजन खान द्वारा कृषकों का पक्ष लेने के क्या कारण थे? ठीक है, गजन खान द्वारा कृषकों का पक्ष लेने के क्या कारण थे? एक और मंगोल था गजन खान, मंगोल शासक था गजन खान, तो कृषकों का पक्ष लेता था, क्या कारण था? गजन खान के विचार से कृषकों से बैल अनाज छीनने से, फसलें नष्ट कर देने से भविष्य में अनाज नहीं मिलेगा। यह मंगोल जो था थोड़ा अच्छी बुद्धि का था, वह कहता था कि कृषकों से अगर बैल छीन लिया जाए, अनाज छीन लिया जाए या फसलें नष्ट कर दिया जाए तो भविष्य में अनाज नहीं मिलेगा उसे। ठीक है, एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग बेहतर है विद्रोही कृषक वर्ग से। मतलब अगर कोई कृषक वर्ग आज्ञाकारी है, आज्ञा का पालन कर रहा है, टैक्स दे रहा है, अपना उपज का हिस्सा दे रहा है, तो बेहतर है विद्रोही कृषक वर्ग से। ठीक है, कृषकों को सताने की बजाय उनकी रक्षा पर जोर दिया तथा यह गजन खान क्या सोचता था, यह कृषक को सताने की बजाय उनकी रक्षा करो भाई, यह टैक्स देते हैं। ठीक है, प्रश्न 5, स्टेपी निवासियों के इतिहास में हमें किन स्रोतों से जानकारी मिलती है? पहली बात आप जान लीजिए, यहाँ स्टेपी जो है यह घास का मैदान है, एशिया यूरोप में फैला हुआ घास का मैदान है। यह घास का मैदान उन्हीं जगहों से है जहां से मंगोल थे। ठीक है, एशिया यूरोप में फैला हुआ घास का मैदान है। तो स्टेपी निवासियों के इतिहास में हमें किन स्रोतों से जानकारी मिलती है? तो अगर जो मंगोल हैं, तो कुल मिलाकर साफ साफ यह कह रहा है कि मंगोलों के बारे में जो जानकारी मिलती है, कैसे मिलती है? इतिवृत्त से, यात्रा वृत्तांत से, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज से, कुछ निर्णायक स्रोत चीन, मंगोल, फारसी या अरबी भाषा में उपलब्ध हैं। तो इससे क्या होता है, मंगोलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था? अब बताइए, मंगोलों के लिए व्यापार भी महत्वपूर्ण था। पहली बात आपको बता रहे हैं, जो मंगोल थे वह खानाबदोश लोग थे, वह एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते थे, वह कृषि कार्य नहीं करते थे, वह खानाबदोश थे, मतलब ऊंट, बलबल, बकरी, भेड़, भैंस यही सब चराते रहते थे। कुल मिलाकर पशुपालन पर यह जोर देते थे, लेकिन कृषि कार्य नहीं करते थे, एक जगह अस्थायी रूप से नहीं रहा करते थे। ठीक है, तो मंगोलों के लिए और उसमें क्या करते थे, वह आते जाते लोगों से व्यापार भी करते थे। जब एक जगह नहीं रहेंगे, आते और पशुपालन करेंगे तो पशुओं पर सामान लाते थे, एक जगह से दूसरी जगह बेचते भी थे और आक्रमण भी करते थे, लूटते भी थे। ठीक है, तो मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था? स्टेपी प्रदेश में संसाधनों का अभाव। अब देखिए, जो इस प्रदेश के निवासी मंगोल थे वहां संसाधन नहीं था भाई, वहां संसाधन नहीं था। ठीक है, संसाधनों का अभाव था। ठीक है, चारण क्षेत्र में सीमित अवधि में कृषि करना असंभव था, और जो चराई वाला क्षेत्र था वहां कृषि करना असंभव था क्योंकि बहुत कम क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि थी। ठीक है, चीन से वस्तु विनिमय में पशु, अब चीन से अगर वस्तु विनिमय करते थे तो पशु वह देते थे। ठीक है, पशु देते थे और उनसे कुछ वस्तुएं लेते थे। ठीक है, घोड़ों तथा फर के बदले कृषि उत्पाद, घोड़े बेचा करते थे, घोड़ों से जो ऊन निकलता था उसको बेचते थे, लोहे का उपकरण प्राप्त करते थे और घोड़े आदि बेचकर वो लोहे का उपकरण प्राप्त करते थे। चीन से कोई वस्तु लेना हो, कुछ अनाज पानी लेना हो तो वह पशु आदि बेचा करते थे। तो बस यही पशुओं का ही व्यापार करते थे। ठीक है, प्रश्न 7, चीनी शासकों ने महान दीवार का निर्माण क्यों करवाया? अब देखिए, चीन में जो महान दीवार आप लोग देखते हैं ना, चीन में जो दीवार बनी हुई है, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर अगर कोई चीज देखी जा सकती है, कोई भौतिक चीज देखी जा सकती है मनुष्य के द्वारा बनाई गई, तो वह चीन की दीवार है। ठीक है, और यह चीन की दीवार अचानक नहीं बन गई थी, 2-4 साल में नहीं बन गई थी, यह सैकड़ों हजारों साल तक धीरे 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 बनी और विकसित हुई। और यह दीवार क्यों बनवाना पड़ा? बस इन्हीं मंगोलों की वजह से बनवाना पड़ा। आप सोच लीजिए, भारत के उत्तर में चीन है और चीन कितना बड़ा है, कितना बड़ा क्षेत्रफल है चीन का, और चीन के उत्तर में मंगोलिया है और वहां से मंगोल आए थे। अब सोचिए, वहां से हजारों, कम से कम 2-2.5 हजार किलोमीटर दूर आकर उन्होंने भारत या बाकी भारत के आसपास क्षेत्रों में
उन्होंने इतना उत्पात मचाया था, तो चीन तो बगल में था, वहां कितना उत्पात मचाया होगा। और लेकिन इसीलिए मंगोलों के उत्पात से बचने के लिए ही चीन के राजाओं ने, चीन के शासकों ने दीवार का निर्माण करवाया था। ये लगातार बार बार आक्रमण किया करते थे, ठीक है। तो चीनी शासकों ने महान दीवार का निर्माण क्यों करवाया था? यायावर कबीलों के चीन पर बार बार आक्रमण करना व लूटपाट करना, आक्रमणों से सुरक्षा के लिए महान दीवार का निर्माण क्या था? जरूरी था, ठीक है। तो यह देखिए अति लघु उत्तरीय वाले प्रश्न थे यायावर साम्राज्य के। देखिए मैं बहुत ज्यादा आप लोग पर दिमाग पर बोझ नहीं डालूंगा। देखिए बहुत छोटा छोटा प्रश्न है और इसके माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोग को मिल गई। ये अति लघु उत्तरीय वाले प्रश्न थे, एक ही चैप्टर के अति लघु उत्तरीय वाले प्रश्न थे। अब हम इसी यायावर साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य से पार्ट 5 से हम क्या देखेंगे? अब हम लघु उत्तरीय वाले प्रश्न देखेंगे। लघु उत्तरीय वाले प्रश्न, मंगोलों के इतिहास पर विश्वास न करने के क्या कारण है? ठीक है, मंगोलों के इतिहास जो है उस पर विश्वास नहीं होता है, इसके क्या कारण है? इनके निम्नलिखित कारण। मंगोलों का स्वयं रचित इतिहास नहीं है, मंगोलों का अपना इतिहास नहीं है। मंगोल भाई लिखना पढ़ना थोड़ी जानते थे, तो वह अपने बारे में कुछ नहीं लिखे। हाँ, बाकी लोगों ने जो कुछ लिख दिया वह मंगोलों के बारे में है। बाद में जो स्थानीय मंगोल लोग हैं ना, आज जो बुद्धिजीवी वर्ग है मंगोलों में, या बाद यही बात करते हैं कि हमारे बारे में दूसरे ने लिखा, मैंने तो लिखा नहीं। तो ये सब बातें करते हैं, ठीक है। मंगोलों का स्वयं रचित इतिहास नहीं है। जानकारी के स्रोत मुख्यतः इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत, नगरीय साहित्यकारों का दस्तावेज, मतलब इससे मंगोलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेखकों की यायावरी जीवन की जानकारी पक्षपातपूर्ण है। अब देखिए वही बात कह रहा हूं ना, जो लेखक हैं इन लोगों का जानकारी जो है पक्षपातपूर्ण है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। ऐसा यह भी लोग मानते हैं, कोई भी व्यक्ति मानेगा कि भाई जब इन लोगों ने अपना इतिहास नहीं लिखा, बाकी लोग लिखे हैं, तो वह लोग अपने अपने ढंग से दिखाते रहे हैं लोगों को, ठीक है। वैसे भारतीय लोगों को ही इंग्लैंड के जो लोग थे, ब्रिटानी लोग थे, या पश्चिम के जो साहित्यकार या इतिहासकार उस टाइम के थे जब देश गुलाम था, तो वह क्या कहते थे? वह भारतीय को बर्बर कहते थे, असभ्य कहते थे। यही रुडयार्ड किपलिंग है जो कहता था कि भारतीयों को शिक्षित करना, भारतीयों को सभ्य बनाना, या पूर्व के देशों को सभ्य बनाना, पूर्व के देशों के नागरिकों को सभ्य बनाना, ये पश्चिम के देशों के नागरिकों का कर्तव्य। बताइए हमें सभ्यता कौन सिखाएगा? हमें सभ्यता वह लोग सिखाएंगे जो खुद असभ्य थे, जो पहली सदी में उनके पास कोई संसाधन नहीं था, और हमारे देश में 4000 साल पहले ही एक महान सभ्यता निवास कर रही थी, ठीक है। तो अनेक लेखक मंगोल आश्रय पर निर्भर, इसलिए वर्णन सहानुभूतिपूर्ण रहा। अन्य ने उन्हें लुटेरा और नरसंहार करने वाला कहा, ठीक है। प्रश्न 2 देखिएगा, मंगोलों की सामाजिक स्थिति का उल्लेख करिए। तो मंगोलों के विविध सामाजिक समुदाय थे। वह पशुपालक और शिकारी संग्राहक थे। वह घोड़ों, भेड़ों, ऊंटों को पालते थे। पशुपालक मध्य एशिया की घास के मैदानों में रहते थे और यहाँ छोटे छोटे शिकार उपलब्ध थे। शिकारी संग्राहक साइबेरिया के वनों में रहते थे और पशुपालकों की तुलना में गरीब होते थे। चारण क्षेत्र के साल की कुछ अवधि में कृषि करना संभव, परंतु मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया, ठीक है। वह आत्मरक्षा व आक्रमण के लिए परिवारों, कुलों के परिसंघ बना लेते थे। देखिए इनके पास बहुत ज्यादा एकजुटपन था और यह अपने परिवारों, कुलों के संघ बनाते थे। कृषि कार्य नहीं करते थे, पशुपालन करते थे और इसी तरह से इनका काम चलता था। वह पशुधन के लिए लूटमाट करते थे। प्रश्न 3 देखिएगा, मंगोलों के सैनिक प्रबंध का वर्णन कराएं। मतलब मंगोलों का जो सैनिक प्रबंध था वह कैसा था, ठीक है। प्रत्येक स्वस्थ वयस्क सदस्य हथियारबंद होता था। मतलब मंगोलों में अगर कोई व्यक्ति वयस्क है और स्वस्थ है तो हथियारबंद है, मतलब एक सैनिक है पूरी तरह से। सेना में भिन्न भिन्न जातियों के संगठित सदस्य थे। सेना में तुर्की मूल के और केराइट भी शामिल थे। तुर्की मूल के लोग और केराइट भी शामिल थे। इस सेना स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई थी, ठीक है। जनजाति समूहों को विभाजित करके नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त किया गया था। सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी। सबसे बड़ी जो इकाई थी मंगोलों की वो 10,000 सैनिकों की थी, ठीक है। चंगेज खां मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है? मूल्यांकन करें। चंगेज खां को एक विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला और हजारों लोगों को मृत्यु देने के लिए उत्तरदायी माना जाता है, ठीक है। तो एक तरह से बर्बर शासक माना जाता है चंगेज खां को विश्व के इतिहास में। यह सब उसकी छवि धूमिल करती हैं, पर मंगोलों के लिए सबसे महान शासक था। देखिए अब जहां का था, मंगोलिया का था चंगेज खां, तो मंगोलिया के लोग चंगेज खां को बहुत मानते थे, बहुत सम्मान करते थे, ठीक है। हालांकि पूरे विश्व में बाकी जो लोग रहे हैं, और यह सत्य भी है कि चंगेज खां ने लाखों लोगों का खून बहाया है, ठीक है। हालांकि भारत में उसका प्रकोप नहीं रहा है चंगेज खां का, लेकिन देखिए चंगेज खां को बहुत ज्यादा बदनाम नहीं करना है। देखिए चंगेज खां जो है, इस खां से इसका मतलब मुसलमान मत समझिए, चंगेज खां बौद्ध था, ठीक है। और इसको लोग बोलते हैं बर्बर, जबकि इससे सैकड़ों गुना बर्बर तैमूर था।
या फिर बाकी आताताई रहे हैं, गजनवी रहा है, गोरी रहा है, लेकिन चंगेज खां का ही ज्यादा लोग दिक्कत होती है सबको, क्योंकि चंगेज खां ने उन लोगों पर अटैक किया ना, जो ये सब बर्बर लोग थे, इन जातियों पर अटैक किया था, इन जातियों का खून बहाया था। ठीक है, मतलब आमतौर पर इसका वही कर रहा हूं, भारत पर इसका प्रकोप नहीं था। ठीक है, तो यह लोग अपने वहां के नागरिकों को, अपने वहां के जो आताताई थे, नरपिचास थे, उनको तो यह लोग बर्बर नहीं कहे, अभी चंगेज खां को बर्बर कहे। वही कहा कि बाबर जो था ना, वो चंगेज खां माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था, लेकिन वह स्वयं को कहलवाने में शर्म महसूस करता था कि वह चंगेज खां का वंशज है, तो अपने आप को तैमूर का वंशज कहा करता था। ऐसा उसने अपने आत्मकथा में लिखा है। ठीक है, तो वही बात है, कुल मिलाकर वही मैं मानता हूं, चंगेज खां तो बर्बर था, लेकिन उससे सैकड़ों गुना बर्बर गजनवी, गोरी और तैमूर जैसे लोग थे। ठीक है, तो देखिए मंगोलों को संगठित करना, कबीलाई, देखिए मंगोलों के लिए सबसे महान शासक क्यों था कि मंगोलों को संगठित किया था, कबीलाई लड़ाइयां समाप्त किया था, मतलब आपस में जो मंगोल जाति लड़ा करती थी उसकी लड़ाई को समाप्त किया, चीनों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाया, चीनी शासक बार बार मंगोलों का शोषण करते थे, इससे मुक्ति दिलाया था, एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना किया, व्यापार और बाजारों को पुनः स्थापित किया। मंगोल शासक बहुजाति, बहुभाषी और बहुधार्मिक थे। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोगों को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट मटेरियल तैयार है और केवल 399 रुपये में पूरा कंप्लीट मटेरियल मिल रहा है। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, पूरा 6 से लेकर 12 तक का कंप्लीट मटेरियल दूंगा। जिनको भी चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। ठीक है, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 399 में पूरा कंप्लीट मटेरियल मिलेगा आप लोग को। जिनको भी चाहिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोग को।